हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द फिटर थ्योरी चैनल। आपका स्वागत है फिटर थ्योरी चैनल में। दोस्तों, मैं इसमें यूपी आर्मिनल प्रीवियस क्वेश्चनों का जो 150 क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच करें। इससे आपके आगामी परीक्षा जो यूपी आर्मिनल की आने वाली है उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये बताना, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? तो ये विद्युत विभव का हमारा एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है। और नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। तो एसआई शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो हमारा जो शक्ति का एसआई मात्रक है वाट या जूल सेकंड होता है। तो विभवांतर की एसआई इकाई है, तो ये हमारी वोल्ट या वाट एम्पियर, वोल्ट या वाट या एम्पियर। विद्युत धारा नापने की इकाई क्या है? तो जो विद्युत धारा नापने की इकाई है वो एम्पियर है। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक हमारा ये दूरी की इकाई है। ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या होती है? तो ये इसमें दो डेसिबल होती है। ध्वनि की प्रबलता की इकाई है डेसिबल। शक्ति की इकाई क्या है? तो ये है अश्व शक्ति। खाद्य ऊर्जा किस इकाई में मापी जाती है? तो खाद्य ऊर्जा हमारी कैलोरी में मापी जाती है। T-1 विमा किसकी है ये? तो ये हमारी आवृत्ति एवं कोणीय वेग की विमा होती है T-1। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है या किसका मात्रक है? तो ये हमारा खगोलीय दूरी का प्रकाश वर्ष है। तो प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक कितने के बराबर होता है? कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है हमारा एक पारसेक। बताना, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? हमारी बताना है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो सेंटीमीटर। बताएं, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में हम कैसे व्यक्त करेंगे? तो हम 183 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर से व्यक्त करते हैं। बताना, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई क्या है? तो उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली में जो इकाई मापते हैं तो जहाँ उत्पादन की जाती है वहाँ पर। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो 1/1000 mm होता है। 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 mm। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो क्या करता है? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर करता है। और अगर मीटर में पूछा जाए तो 10⁻⁻6 मीटर होता है। परिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या होती है? जो हमारा परिस्थितिकी दबाव की इकाई होती है बार। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। तो ये हमारा एक बार के समतुल्य है। किसके समतुल्य है? तो एक बार के। कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है? तो जो हमारी दोस्तों डप्सन होती है, डप्सन हमारे वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई होती है। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो हमारा एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो लंबी खगोलीय दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वहाँ हम पारसेक का यूज करते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर कितने इंच होते हैं? तो दोस्तों हमारा 1 सेंटीमीटर में 0.39 इंच होते हैं। और 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो जो हमारा 1 नैनोमीटर होता है ये 10⁻⁹ मीटर होता है। बताना, 1 फीट कितने मीटर के बराबर होता है? दोस्तों हमारा जो 1 फीट होता है ये हमारे कितने मीटर के बराबर होता है? तो इसमें हमें बताना है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा PDF का प्रॉब्लम था तो इसमें हम यहाँ पर लिख देते हैं।
तो ये हमारा 0.305 मीटर के बराबर होता है। 1 फीट हमारा जो हमारा 1 फीट होता है ये कितने मीटर के बराबर होता है? तो 0.305 मीटर के बराबर होता है। तो 1 फीट में कितने हमारे 1 फीट में जो हमारा 1 फीट हो जाएगा, 1 फीट में कितने नैनोमीटर के बराबर होता है? जो 1 फीट होता है हमारा, तो ये 30.5 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर के बराबर होता है। मतलब 30.5 × 10⁻⁷ नैनोमीटर के बराबर हमारा 1 फीट होता है। बताना किसी विद्युत चालक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होने का मतलब क्या है? तो उसमें उस तार में प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का एक सिरे से प्रविष्ट होना तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकलना। हमारे किसी विद्युत चालक की एम्पीयर धारा प्रवाहित होने का मतलब यही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मेगावाट कितने वाट के बराबर होता है? तो हमारा 10⁶ मिलियन वाट के बराबर होता है 1 मेगावाट। और एक हर्ष जो हमारा हर्ष पावर होता है या अश्व शक्ति, तो ये हमारे कितने वाट के बराबर होती है? तो हमारे एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य या क्षमता कहा जाता है। द्रव यांत्रिकी के संदर्भ में किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों मैक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको मैक संख्या कहा जाता है। उच्च वेग को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो मैक संख्या के द्वारा। जो हमारा उच्च वेग होता है उसको मैक संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बताना 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है? तो हमारा जो 1 माइक्रोन होता है वो 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। या हमारा इसको कह सकते हैं कि 10⁻⁻³ mm। mm में हमारा 10⁻⁻³ होता है और मीटर में 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 माइक्रोन में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो दोस्तों हमारा इसमें हम देखते हैं कि 1 माइक्रोन में 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर होते हैं। तो जूल प्रति सेकंड को और किस नाम से जाना जाता है? जो हमारा जूल प्रति सेकंड होता है इसको हम वाट के नाम से जानते हैं। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों समुद्री मील कहा जाता है। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? यह हमारा किसी तल के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। पास्कल को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो हमारा पास्कल है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के नाम से जानते हैं पास्कल को। 1 बार किसके बराबर होता है? तो दोस्तों हमारा 1 बार 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 डाइन कितने किलोग्राम के बराबर होता है? तो 1.2 × 10⁻⁻6 किलोग्राम के बराबर होता है। और एक बैरल में कितने लीटर होता है? तो दोस्तों एक बैरल में 159 लीटर होता है। और वैसे कहा जाए तो 158.98373 लीटर होता है। जल प्रवाह की दर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्यूसेक का भी प्रयोग करते हैं और क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का भी प्रयोग करते हैं जल के प्रवाह को नापने के लिए। एक डप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर किसे व्यक्त करता है? तो ये हमारा 10 माइक्रोमीटर को ओजोन परत की मोटाई को व्यक्त करता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 1/1000 या 0.001 mm के बराबर होता है 1 माइक्रोन। 1 माइक्रो इंच किसके बराबर होता है? 1 माइक्रो इंच किसके बराबर होता है? तो 1 इंच का 10 लाखवां भाग होता है। क्रॉस कट चीजल को क्या कहते हैं?
और किस नाम से जानते हैं? तो जो हमारा क्रॉस कट चीजल होता है उसको हम कैप चीजल के नाम से जानते हैं। पीतल की कटिंग के लिए चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है? तो ये हमारा 45 डिग्री का होता है। चीजल द्वारा धातु की मोटाई कम करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम चिपिंग कहते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों चैनल पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दें। बताना है क्रॉस कट चीजल जो हमारी छेनी होती है ये किसके द्वारा बनाई जाती है? तो ये दोस्तों हमारी हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है दोस्तों? ये हमारी हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। और इस चीजल के द्वारा हम कीबे काटते हैं। क्या काटते हैं दोस्तों? कीबे। राउंड नोच छेनी का प्रयोग किया जाता है तो आयल ग्रू बनाने के लिए। जो हमारी राउंड नोच छेनी होती है इसका यूज करते हैं हम आयल ग्रू बनाने के लिए। चिपिंग करते समय प्रयोग करना चाहिए तो हम गूगल्स का प्रयोग करते हैं या चिपिंग स्क्रीन का प्रयोग करते हैं। फ्लैट छेनी का कटिंग एज कितने डिग्री पर ग्राइंड होता है? तो हमारा जो फ्लैट छेनी का कटिंग एज होता है ये हमारा दोस्तों 45 डिग्री पर ग्राइंड होता है और कन्वेक्स शक्ल में होता है। कन्वेक्स शक्ल में किस छेनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो जो हमारी मशरूम हेड वाली छेनी होती है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्क्रैपर प्रयोग किया जाता है तो हाई स्पॉट को हटाने के लिए या उभरे स्थानों को, हाई स्पॉट या उभरे स्थानों को हटाने के लिए। बेरिंग की सतह स्क्रैप करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो हमारा बेरिंग की सतह को स्क्रैप करते हैं वहाँ हम हाफ राउंड स्क्रैपर का यूज करते हैं। और हॉट चीजल हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है तथा इसमें हार्ड और टेम्पर नहीं होता है। जो हमारी कोल्ड चीजल होती है दोस्तों उसको हम हार्ड और टेम्पर करते हैं। जो हमारी हॉट चीजल होती है उसको हार्ड और टेम्पर नहीं करते हैं। राउंड नोच चीजल का प्रयोग किया जाता है तो आयल ग्रू बनाने के लिए। किसके लिए किया जाता है? तो आयल ग्रू बनाने के लिए। फ्लैट छेनी का कटिंग एज किस शक्ल में होता है? तो कन्वेक्स में। टूइंग करने के लिए टूल प्रयुक्त होता है तो हमारा स्क्रैपर, जो स्क्रैपर टूल होता है उससे हम टूइंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा टेलीस्कोपिक गेज किस काम में आता है? तो जो बड़े सुराखों का आंतरिक व्यास मापने के लिए हम टेलीस्कोपिक गेज का यूज करते हैं। किस गेज द्वारा ड्रिल का साइज ज्ञात किया जाता है? तो दोस्तों हमारा जो ड्रिल गेज होता है इसके द्वारा हम ड्रिल का साइज ज्ञात करते हैं। एक ड्रिल का कोण किस गेज द्वारा मापते हैं? तो हमारा जो एक ड्रिल का कोण आ जाए तो दोस्तों यहाँ हम एंगल गेज से मापते हैं। और किस गेज द्वारा ड्रिल का साइज ज्ञात करते हैं? तो हम ड्रिल गेज द्वारा। किस गेज द्वारा कारखंड की आंतरिक एवं बाहरी त्रिज्या मापी जाती है? तो हमारी रेडियस गेज द्वारा। स्क्रू थ्रेड का पिच किस गेज द्वारा मापते हैं? तो स्क्रू पिच गेज द्वारा। तो साइन बार का प्रयोग करते समय कौन सा गेज प्रयोग करते हैं? तो वहाँ हम स्लिप गेज का यूज करते हैं। सुराख की जांच करने हेतु कौन सा गेज प्रयोग करते हैं? तो प्लग गेज। जैसे हमारा किसी सुराख की जांच करना है वहाँ हम प्लग गेज का यूज करते हैं। मास्टर गेज की परिशुद्धता कितनी होती है? तो हमारी 0.001 इंच के बराबर होती है। लिमिट गेज से क्या तात्पर्य है? तो लिमिट गेज में हमारा गो सिरा सुराख में जा सके परंतु नोट गो सिरा ना जा सके, ये हमारा लिमिट गेज होता है। किस गेज द्वारा 5 मिनट से अधिक सूक्ष्मता से मापा जा सकता है? तो जो हमारा साइन बार होता है इससे हम 5 मिनट से अधिक सूक्ष्मता माप सकते हैं। जो हमारा टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा कहाँ से कहाँ तक माप सकते हैं? तो ये हमारा 10 mm से 150 mm तक माप ले सकते हैं। किसके द्वारा? टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जो हमारा स्मॉल होल गेज होता है इसके द्वारा अधिकतम कहाँ तक माप सकते हैं? तो हमारा जो स्मॉल होल गेज होता है इससे हम 12.7 mm तक माप सकते हैं अधिकतम। कौन से गेज द्वारा 2 मैटिंग पार्टों का गैप मापते हैं? तो हमारा दोस्तों इससे हम फिलर गेज द्वारा। धातु की सीटों एवं तारों की मोटाई किस गेज द्वारा मापते हैं? तो जी हम वायर गेज द्वारा मापते हैं। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो 90 डिग्री पर कोण चेक करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। समकोण की त्रुटि को परिशुद्धता से जांच सकते हैं तो जो हमारा सिलेंडर स्क्वायर या स्लिप गेजों द्वारा।
तो परिशुद्धता के आधार पर ट्राई स्क्वायर कितनी ग्रेडों में मिलते हैं? तो जो हमारा परिशुद्धता के आधार पर ट्राई स्क्वायर 2 ग्रेडों में मिलते हैं, ए और बी। मैटिंग पार्ट के बीच क्लीयरेंस मापा जाता है तो दोस्तों फिलर गेज द्वारा। फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है 2 मैटिंग पार्टों के बीच गैप चेक करने के लिए। और जो हमारा सेंटर गेज होता है, ये सही सेंटर हाइट पर लेथ टूल को सेट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वर्कशॉप में साधारण कार्य के लिए किस ग्रेड की स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है? तो जो हमारी सेकंड गेज होता है, इसकी स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं वर्कशॉप में। स्लिप गेजों की हार्डनेस होनी चाहिए तो दोस्तों 63 HRC से अधिक। जो हमारा स्लिप गेज होता है, इसकी हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? तो 63 HRC से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारा एक डाई एक होती है। डाई क्या होता है? तो हमारा जो एक्सटर्नल या बाहरी थ्रेड कटिंग टूल है डाई, वो अंदरूनी थ्रेड हम टैप द्वारा काटते हैं। चीजल द्वारा एक ग्रू की चिपिंग करनी है। जब चिपिंग ग्रू के अंत तक पहुंचती है तो धातु को उभाड़ के रूप में टूटने से आप कैसे बचाएंगे? तो अंतिम भाग को उल्टी दिशा में चिपिंग करके। ग्रेड फर्स्ट की स्लिप गेज प्रयोग में लाई जाती है तो एक इंस्पेक्शन के रूप में। जो ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है तो ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से। तो श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है तो पैटर्न बनाने में। ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की इकाई होती है तो फुट। और स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है सतह की समतलता मापने के लिए। की सीट रूल का प्रयोग किस आकार के जॉब पर मार्किंग के लिए किया जाता है? तो जो हमारा दोस्तों की सूट रूल होता है, जो की सीट रूल होता है, इसका प्रयोग हम सिलेंड्रिकल जॉब को मापने के लिए किया जाता है। एक प्लग गेज जिसके गो और नो गो साइज एक ही सिरे पर होते हैं उसको हम प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहते हैं। अगर जो हमारा गो और नो गो सारा साइज होता है दोस्तों, अगर एक ही सिरे पर बना है तो वहाँ पर हमारा कौन सा गेज हो जाएगा? प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्लेन रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है हमारा जो सिलेंड्रिकल पार्ट के बाहरी व्यास को चेक करने के लिए। और टेपर प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है जो हमारा टेपर सुराखों को चेक करने के लिए, वहाँ हम टेपर प्लग गेज का यूज करते हैं। गेजों की धातु होती है, जो हमारे गेज बने होते हैं दोस्तों, ये हमारे इला स्टील के बने होते हैं। थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है तो बाहरी थ्रेड को चेक करने के लिए। जो हमारा थ्रेड रिंग गेज होता है तो हम बाहरी चूड़ियों को चेक करते हैं थ्रेड रिंग गेज से। सरफेस गेज किस प्रकार का टूल है? तो ये हमारा रेफरेंस लाइन टूल है। किस एडजस्टेबल स्नैप गेज में 2 एडजस्टेबल जॉ होते हैं? तो जो हमारा एक ही साइड पर होते हैं। बताना है कि जो 25H7 की प्लग गेज के गो और नो गो साइज होने चाहिए। तो इसमें हमारा जो 24.958 mm गोसिरा होना चाहिए और जो हमारा 25.023 mm हमारा नॉट गोसिरा होना चाहिए। और H7 की स्नैप गेज में गो और नो गो साइज होते हैं तो ये हमारे इतने 25.002 mm से 24.977 mm तक होते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज चिन्हन के लिए प्रयोग किया जाता है तो कौन सा पार्ट डेटम एज के समांतर लाइनें खींचने में सहायता प्रदान करता है? तो जो हमारा दोस्तों यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है, इसमें हमारी डेटम लाइन के समांतर लाइनें खींचने के लिए गाइड पिनों का यूज करते हैं। नमस्कार, थैंक फॉर वॉचिंग।